नमस्कार। आज हम छायावादी काव्य के संबंध में प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। पंत जी का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के कोसानी गांव में हुआ। आपका मातृविहीन बचपन प्रकृति की गोद में बीता और यही कारण है कि पंत की रचनाओं में प्रकृति के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से इन्होंने प्रकृति के कोमल और मनोहारी रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता सन 1916 में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था गिरजे का घंटा। वैचारिक रूप से पंत जी महात्मा गांधी, मार्क्स और अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। पंत की कविताओं में हमें 4 प्रवृत्तियां मुख्य मिलती हैं। पहली प्रवृत्ति है छायावाद की। छायावादी काव्य संकलन में प्रमुख हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास। ग्रंथि संग्रह 1920 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अलंकार विधान से युक्त मंथर गंभीर भाषा का उपयोग किया गया है। वीणा में भावों और विचारों की सरलता और स्पष्टता के अनुसार शैली प्रसाद गुण से युक्त है। पल्लव संग्रह 1928 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसकी कुछ रचनाएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन में जगत और जीवन के प्रकृत क्षेत्र की ओर अग्रसर सुख दुख के मधुर मिलन को व्यक्त किया गया है। इस काव्य संग्रह में पंत जी की शैली अधिक संयमित और व्यवस्थित है। पंत जी की प्रमुख छायावादी कविताएं हैं एक तारा, नौका विहार, मौर्य निमंत्रण, पर्वत प्रदेश में पावस, छाया, बादल और आंसू की बालिका। गुंजन के बाद में पंत की कविताओं में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिला और पंत जी प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हुए। प्रगतिवादी रचनाओं में प्रमुख हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। इसके बाद पंत की कविताओं में एक और नया मोड़ आया और अरविंद दर्शन से प्रभावित स्वर्ण काव्य या अंतश्चेतनावादी काव्य की रचना करने लगे। इस दौरान इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी वो हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी और अतिमा। सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद में पंत ने नव मानवतावादी काव्य लिखा, जिनमें प्रमुख है लोकायतन। यह प्रबंधात्मक काव्य है जिसे सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदंबरा नामक काव्य संग्रह को 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और अन्य रचनाओं में पतझर, समाधिता और पौ फटने से पहले। पंत ने कुछ गीति नाट्य लिखे, जिनमें प्रमुख हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, शुभ्र पुरुष और विद्युत वसना। आधुनिक कवि पुस्तक की भूमिका में पंत लिखते हैं, छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था। अब आज इस क्लास में हम बात करेंगे छायावादी काव्य के संबंध में पंत की काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में। सुमित्रानंदन पंत की जो सबसे प्रमुख प्रसिद्धि है वो उनके प्रकृति चित्रण को लेकर है। प्रकृति के लगभग सभी रूपों को सभी शैलियों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है और इसका एक बहुत बड़ा और मूलभूत कारण ये रहा कि उनका बचपन उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में बीता, जहाँ की प्रकृति को इन्होंने बचपन से ही देखा, समझा, महसूस किया और बाद में अपने काव्य में अभिव्यक्त करने लगे। यही कारण है
कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी खुद भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थे और वही सौंदर्य विषय वस्तु के रूप में और अभिव्यक्ति यानी भाषा और शैली के रूप में पंत जी की कविताओं में देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी सिनेमा में जो सदी के महानायक माने गए अमिताभ बच्चन, उनका नामकरण भी सुमित्रानंदन पंत ने किया था। तो यहाँ हम पंत जी की छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। पहली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को आलंबन रूप में प्रस्तुत किया। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आलंबन रूप क्या है। जहाँ प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो, जहाँ कवि का उद्देश्य सिर्फ प्रकृति चित्रण ही करना हो, वह प्रकृति का आलंबन रूप है। अपने बचपन को याद करते हुए सुमित्रानंदन पंत उस पर्वतीय प्रकृति का वर्णन करते हैं, लिखते हैं, पावश ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। पावस ऋतु वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं और कवि लिखते हैं कि पल पल प्रकृति अपने वेश को बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, ऊंची नीची श्रेणियों वाले अनंत पर्वत हैं। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, वो पुष्पों के रूप में, सुमन के रूप में, एक फूल के रूप में अपनी हजारों आँखों को फाड़कर अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। बार बार अपने ही रूप को पर्वत के नीचे फैली हुई जल राशि में बार बार निहार रहे हैं। तो यहाँ पर्वत का मानवीकरण है, पुष्पों का मानवीकरण है और प्रकृति का आलंबन रूप भी है। दोनों ही है, क्योंकि कवि का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का वर्णन करना ही है। इसी तरह उन्होंने वर्षा ऋतु के संबंध में बादलों का चित्रण किया है। कोमलकांत पदावली से युक्त उनकी भाषा में वर्ण मैत्री यानी संगीतात्मकता है। बगैर किसी साज के, बगैर किसी वाद्य यंत्र के भी उनकी कविताओं में संगीत की एक गूंज सुनाई देती है। जैसे जब वो बादल का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, धूम धुआरे काजरकारे हम ही विकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिदर। प्रकृति के आलंबन रूप के साथ साथ उन्होंने प्रकृति के उद्दीपक रूप का भी वर्णन किया है, जहाँ पर कवि का उद्देश्य सिर्फ प्रकृति चित्रण करना नहीं है, बल्कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से मानवीय भावों को उद्दीप्त करना है। पंत जी लिखते हैं, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किंशुक अनार कचनार, लालसा की लौ से उठ लाल। प्रकृति का मानवीकरण भी उनकी कविताओं में मिलता है, जैसा पावस ऋतु पर्वत प्रदेश में हमने देखा। इसी तरह उन्होंने एक छोटी सी नौका को एक हंसिनी के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि लिखते हैं, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। एक छोटी सी नाव अपने पालों को पंख के समान पसार कर धीमी धीमी मंथर मंथर गति से नदी में तैर रही है। इसी तरह गंगा नदी को भी उन्होंने मानव के रूप में, एक औरत के रूप में, स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। मानवीकरण के साथ साथ प्रकृति का संवेदनात्मक रूप भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, जिसमें मानवीय भावों के अनुरूप प्राकृतिक कार्य व्यापारों का वर्णन किया गया है।
कवि लिखते हैं, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। कवि ये कल्पना करते हैं कि इस संसार की विनाशशीलता को, इस संसार के नाशवान रूप को देखकर कभी कभी ये लगता है कि जो शून्य है, जो आकाश है, वो भी अपने दुख को अभिव्यक्त करता है और चुपचाप उस आकाश की आँखों से आंसू टपकने लगते हैं, जो आंसू पेड़ों के पत्तों पर ओस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ प्रकृति को मानव जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बताया गया है। कहीं कहीं प्रकृति का रहस्यात्मक रूप भी दिखाई देता है। मौन निमंत्रण कविता में वे लिखते हैं, न जाने सौरभ की मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस संसार में असंख्य पुष्पों की खुशबुओं के माध्यम से मुझे आकर्षित कर रही है। ये प्रकृति का रहस्यात्मक रूप है। प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने परिवर्तन कविता में एक लता को विधवा युवती के प्रतीक के रूप में बताया है। वे लिखते हैं, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसी तरह कुछ रचनाओं में प्रकृति का शिक्षिका रूप भी दिखाई देता है। एक कविता में वो ये कहते हैं, हंस मुख प्रसन्न सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। प्रकृति मनुष्य को संदेश देती है। कवि ये कहते हैं कि ये जो हंसमुख प्रसन्न हैं, खिलखिलाते हुए फूल हैं, वो इस संसार को कह रहे हैं कि जीवन क्षण भर का है, पल भर का है। इस पल भर के जीवन में अपने उर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। अपने गुणों से तुम पूरे संसार का कल्याण करते जाओ, पूरे संसार का भला करते जाओ। अपनी एक कविता में परिवर्तन की शाश्वतता को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि कहा जाता है इस दुनिया में एक परिवर्तन ही है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो अजर है, जो अमर है। तो परिवर्तन का क्रम लगातार चलता रहता है। पंत जी लिखते हैं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। प्रकृति चित्रण के साथ ही पंत की छायावादी रचनाओं में मानवतावादी स्वर भी मिलता है। इसी का विकसित रूप हमें इनकी बाद की रचनाओं में, नव मानवतावादी रचनाओं में मिलता है। पंत लिखते हैं, रत्न प्रश्विनी है वसुधा अब समझ चुका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। अरविंद दर्शन के प्रभाव से जीवन में संतुलन और समभाव की स्थिति के बारे में इनकी कविता सुख दुख बहुत प्रसिद्ध हुई। कवि ये कहते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यानी कवि ना तो अनंत सुख की कामना करता है और ना ही वो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख रहें। कवि ये कहता है कि सुख और दुख का क्रम मेरे जीवन में चलता रहे और इसी क्रम में मेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त करता रहे। पंत जी के अंतश्चेतनावादी काव्य में दार्शनिकता का तत्व भी मिलता है। प्रकृति के दार्शनिक रूप के संबंध में पंत लिखते हैं, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, हे जग जीवन के कर्णधार चिरजन्म मन के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार।
नौका विहार कविता में कवि ये कहते हैं कि जैसे नदी की धारा का उद्गम होता है, जैसे वो आगे बढ़ती है और जैसे वो समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह मानव जीवन है जिसका एक उद्गम है जो शाश्वत है। मानव जीवन की गति भी शाश्वत है और मानव जीवन का आत्मा का परमात्मा में संगम होना भी शाश्वत है। ये क्रम हमेशा निरंतर चलता रहा है। इसी संबंध में वे ये कहते हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, हे ईश्वर, हे अज्ञात परमात्मा, चिर जन्म मरण के आर पार। वो शक्ति जो जन्म और मरण से आर पार है, जन्म और मरण से बिल्कुल अलग है, शाश्वत जीवन नौका विहार। ऐसी कोई शक्ति मनुष्य के जीवन को संचालित कर रही है। तो मानव जीवन भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का नौका विहार है। अरविंद दर्शन का आध्यात्मिक सत्य इनकी कविताओं में मिलता है। जिस तरह महाभारत के गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा अजर और अमर है, उसको ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है ना ही उसे जलाया जा सकता है। कुछ इसी तरह का भाव पंत की कविता में मिलता है। पंत ये लिखते हैं, आत्मा जीर्ण वसन तज रज का, नव वसनों से होती भूषित। जो देह है, जो शरीर है, वो वसन यानी वस्त्र के समान है। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये गीता का आध्यात्मिक सत्य कविता के रूप में पंत ने प्रस्तुत किया है। पंत जी की कविताओं में विरह की अनुभूति भी मिलती है। ग्रंथि नामक कविता में वे लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यहाँ पर प्रथम कवि वाल्मीकि की तरफ संकेत करते हैं और पंत ये मानते हैं कि कविता का आरंभ किसी गहरी वेदना से ही हुआ है। इसी बारे में एक अन्य कविता में भी लिखते हैं, विरह है अथवा ये वरदान, कल्पना में कसकती वेदना, असुर में जीता सिसकता गान है। पंत जी के काव्य में हमें सौंदर्य चेतना के अलग अलग पहलू मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण पंत के मन में बचपन से रहा और वे ये लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को ही अपना सर्वस्व, अपना जीवन आधार माना और उस प्रकृति के प्रति इनका इतना आत्मीय सौंदर्य, इतना घनिष्ठ भाव था, इतनी अधिक आत्मीयता थी कि ये ता जिंदगी प्रकृति के ही आराधक बने रहे। पंत ने शादी नहीं की और अविवाहित रहते हुए प्रकृति के अलग अलग रूपों को देखते समझते रहे, उन्हें अपने कविता में व्यक्त करते रहे। पंत के काव्य में सौंदर्य चेतना के रूप में मानवतावादी जीवन दर्शन का भी आभास मिलता है। जब वे ये लिखते हैं, सुंदर है सुमन पुष्प, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यानी जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो सुंदर हैं और पक्षी भी सुंदर हैं, लेकिन मनुष्य सबसे सुंदरतम है। निर्मित सबकी मिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। मनुष्य ने हर एक प्राणी के सौंदर्य को अपने मन में धारण किया है और मनुष्य के जैसी प्रकृति की अन्य कोई कृति नहीं है। वो अगर चाहें तो अपने कार्यों से, अपने भावों से, अपने विचारों से
इस सृष्टि का कल्याण कर सकता है। सौंदर्य चेतना में काल्पनिक और अलौकिक रूप भी मिलते हैं। नारी चित्रण करते हुए कवि पंत लिखते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी लहरों का था गान। नारी सौंदर्य को इन्होंने गंगा के समान पवित्र माना और सरस्वती के समान कल्याणकारी माना। तो ये इनकी सौंदर्य चेतना अलग अलग कविताओं में प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होती रही।